ओके, तो आज का सेशन है रोटेशनल मोशन पर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन में स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों? टॉपिक जो रोटेशनल मोशन है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो द रोटेशनल मोशन टॉपिक विल स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पढ़ चुके हो एक बार, तो आपको फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ ही चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज हम पढ़ चुके हैं, तो पहले हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, वेयर दिस एम इज व्हाट, सॉरी दिस आर इज व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट? डिस्क्रीट सिस्टम, दिस इज फॉर डिस्क्रीट मास system. I is equal to mr square, and this r is known as perpendicular distance from axis of rotation, and m, as you all know कि m हमारा mass होता है. One thing is very important in moment of inertia, that one thing is very important in moment of inertia, that it depends on axis of rotation. ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं चेंज करता हूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। ये प्रॉपर्टी नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी है। इट वेरीज विद टाइम, सॉरी इट वेरीज विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट, इट वेरीज विद हाँ, बिकॉज इट चेंजेस। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, समेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। आर इज अगेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम the perpendicular distance from distance of that elemental mass from the axis of rotation. ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स है। हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम से ही कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम देखेंगे जो आप जानते हो उस पर भी क्वेश्चन पर बात करेंगे। आई होप ये सब आप जानते हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो चीज आपको पता है उस पर हम टाइम पास नहीं करने वाले। करेक्ट, चलो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग और अगर बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। लेट अस सपोज you have a rod whose length is L and mass per unit length, या ऐसा लिख दो, and mass density lambda is given as ax square plus bx. Mass density lambda is given as ax square plus bx. The question is find moment of inertia. आप बेसिक कर चुके हो, इसीलिए हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ द रॉड about an axis
passing through center and perpendicular to plane. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन. करेक्ट. ओके ओके, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है. हमें पेन लेना है, इसको कम करते हैं. कलर हम लोग चेंज करते हैं एक बार. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, रॉड के लिए लेंथ दिया है बट लैम्डा ax स्क्वायर प्लस bx इज गिवन हियर. ax स्क्वायर प्लस bx का मतलब समझ रहे हो कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट moment of inertia of rod about an axis passing through center perpendicular to the plane, it was ml square by 12. वो यूनिफॉर्म रॉड था. अभी ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, तो जब ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं होता है तो हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सेंटर से चाहिए ना. दिस इज सेंटर ऑफ मास, द होल लेंथ इज एल. जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, डू वन थिंग, एक एलिमेंट लेना है dx, x पर जाकर सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर जाओ, इधर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx. सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx. नाउ राइट डाउन द एलिमेंटल मास. जो ये पार्ट लिया है, इस पार्ट का एलिमेंटल मास लिखो. तो इस पार्ट के लिए एलिमेंटल मास क्या लिखोगे, dm. इस dm की वैल्यू कितनी, लैम्डा टाइम्स ऑफ dx. तो dm कितना आ गया, dm आ गया लैम्डा इज ax स्क्वायर प्लस bx dx. तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ dm, सॉरी dm इंटू एक्स स्क्वायर. अब बेटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. एंड नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस. मेन क्वेश्चन इज व्हाट, कि अभी ये जो आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मीन सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है. तो अगर वो सेंटर ऑफ मास से इसको पास कराएगा तो 0 टू l/2 लिमिट नहीं ले सकते, -l/2 l/2 भी नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, रॉड. सी सेंटर ऑफ मास कभी होता है जो आप बोल रहे हो l/2, जब ये यूनिफॉर्म है. ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है तो सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा होगा. तो पहले हमें लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा इस क्वेश्चन में लिमिट रखने के लिए. हाँ, तो सेंटर ऑफ मास निकालना होता है स्ट्रेस. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. आई होप सेंटर ऑफ मास निकालना सबको आता है. सेंटर ऑफ मास के लिए एक्स पे जाओ, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स पे जाओ, dx लो. तो ऐसे लिखोगे ना, सेंटर ऑफ मास एक्स um इज इक्वल टू, यहां से ले रहा हूं मैं, तो एक्स um इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, पता है ना, सेंटर ऑफ मास तो पता ही होगा, m1r1 और नीचे आएगा टोटल मास. करेक्ट. लिमिट कहां से कहां तक, दिस इज l इज इक्वल टू 0, इधर आएगा l एज l. सो लिमिट वुड बी फ्रॉम 0 टू l. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l. तो यहां से हम x ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे. देखो क्या वैल्यू है, किधर गया, लैम्डा. लैम्डा इज, देखो dm क्या होगा, लैम्डा dx ना. तो dm तो इधर लिखा है, dm इज लैम्डा dx.
तो लैम्डा की वैल्यू में डायरेक्टली लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स dx multiplied by x square from 0 to L upon ax square plus bx dx from 0 to L। इंटीग्रेशन तो आप लोग कर सकते हो, इंटीग्रेशन तो कर पाओगे। ओके सॉरी, तो अभी हम इसको इंटीग्रेट करने वाले, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ इसको। हाँ तो देखो, जब ये अच्छा क्वेश्चन करोगे बच्चों तो टाइम जाएगा और मजा भी आएगा आपको, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने कि इंटीग्रेशन भी है दो बार, एक बार सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे लिमिट रखनी है। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस वुड बी ax रेज टू 4 dx, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a l रेज टू 5 अपॉन 5 ax रेज टू 4 dx प्लस bx क्यूब dx, तो b l रेज टू 4 अपॉन 4 ये ऊपर आएगा जब इंटीग्रेट करोगे, एंड इधर इट वुड बी ax cube by 3 means al cube by 3 plus bl square by 2। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, l क्यूब कॉमन ले सकते हैं, l क्यूब ऊपर से कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो अंदर आ रहा है ये ए एल स्क्वायर बाई 5 प्लस बी एल बाई 4 अपॉन, नीचे भी एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज ए एल बाई 3 प्लस बी बाई 2। एल स्क्वायर ने एल क्यूब को कैंसिल किया, so from here you will get the position of x center of mass। सर एक्स यूएम का फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर क्यों लिया, किधर एक्स स्क्वायर लिया, ओ सॉरी 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 बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, सॉरी, ये x होता है तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो x हुआ तो ये वाला पोर्शन मुझे फिर से करना होगा, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो x होता है, कैलकुलेशन है यार, फटाफट से देख लो, ए एक्स क्यूब होगा ये, मतलब ए एल रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 अपॉन, नीचे आएगा ये ए एल क्यूब बाई 3 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3। फर्दर इसको सॉल्व कर लो, एक्स यूएम मिल जाएगा अपने को, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, आप उसको ध्यान से देखना प्लीज। तो एल क्यूब अगर मैंने बाहर लिया तो दिस इज ए एल बाई 4 प्लस बी बाई 3 अपॉन, एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए एल बाई 3 प्लस बी बाई 2, एल स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया, सो एक्स यूएम फर्दर वुड बी एल, अब अंदर मल्टीप्लाई जो भी करना है आप करते रहो, देखो क्या आएगा ये 3al प्लस 4b अपॉन 12, नीचे आएगा 2al प्लस 3b अपॉन 6। तो देखो जरा, ये हो गया 2, तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स यूएम इज इक्वल टू ए और बी के टर्म में आ रहा है। डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन बट फर्दर यू कैन सॉल्व। अब मैं और आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ से आप एक सीएम निकाल लो,
फिर एक्स की लिमिट यहाँ रखनी होगी दोनों साइड पर कैरी कर। तो एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेई एडवांस का। हाँ 4 होगा से सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। मतलब यहाँ से एक्स निकालो तो एक्स सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा आपको, ये डिस्टेंस, ये कितना है सेंटर ऑफ मास का, ये डिस्टेंस टोटल ले ले, अगर ये डिस्टेंस पता है तो ये भी पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे लोअर और हायर लिमिट रखो, आंसर ले जाओ। हाँ पैरेलल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो यूनिफॉर्म के लिए यूज करोगे, यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है तो ml² नहीं कर सकते। ओके धनंजय, चलो नेक्स्ट करते हैं। बेटा लिमिट होगा, सेंटर ऑफ मास लिख लोगे तो लेफ्ट साइड की लिमिट भी मिल जाएगी तुम्हें, माइनस में वो एक्स की जो वैल्यू आने वाली है दैट वुड बी माइनस में लिमिट एक्स और L माइनस एक्स विल बी द अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज एक्स अपर लिमिट इज L माइनस एक्स। मैंने पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट उठा लिया क्या? चलो सॉरी, मुझ मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि इतना डिफिकल्ट उठाऊं। चलो लास्ट स्लाइड यार अनुज, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मजा आया, थैंक यू। सीवीएम की एमओआई किसे मिलेगा? मिल जाता है, कराऊंगा फिर किसी दिन, फिर से पहले आज जो चल रहा है वो करो, टेक स्क्रीनशॉट। कबीर इसके आगे बताया ना बेटा, इसके आगे क्या करना है, एक्स निकालो, फिर से वो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो। चलो लीव द पॉइंट, इनको समझ लिया है, आई एम सो सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बाद में ध्यान आया कि इतना डिफिकल्ट हो गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी कैलकुलेट करना है तो हम सब जानते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं जैसे आपको थोड़े थोड़े से आइडिया दूं अगर, तो आप सब जानते होंगे यूनिफॉर्म बॉडी अगर है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आपको सब कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो पाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आई होप आप सब जानते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आपका, कैविटी प्रॉब्लम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई होप आप सबको ये सारे थ्योरम्स पता है। मैं डायरेक्टली आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम कैसे होता है आपको पता है? कैविटी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे? हम्म हम्म। तो कैविटी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, ऐसे एक बड़ा डिस्क है, इसके अंदर ये एक छोटा सा कैविटी वाला, या देखो ये डिस्क जो बड़ा वाला है इसका रेडियस है आर, एंड व्हाट यू डिड, इसमें से r/2 रेडियस को बाहर निकाल दिया, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एंड यू कट दिस मच पार्ट, जो ये कैविटी वाला पार्ट है ना, इसको काट के बाहर निकाल दे। तो अगर मैं ये कैविटी वाले पार्ट को बाहर निकाल लूं, अगर मैं ये कैविटी वाला पार्ट बाहर निकाल दूं तो क्या होएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, इस वाले पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है।
डिस्क है, डिस्क। हाँ, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट होगा प्रणव, सही है। दिस इज डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। चलो मिलके करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक तो कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव मास। अगर मैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहूं, तो इंस्टीड ऑफ दैट नेगेटिव मास हम लोग ऐसा मान सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइन हो गया ना। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो कि अज्यूम कर लो कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक डिस्क है, कुछ भी मास हमने कट नहीं किया है, एवरीथिंग इज देयर। अगर सब कुछ इधर है तो ये O है। अरे यार, ये एक मिनट दो, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, पॉइंटर्स कभी बड़े आ रहे हैं कभी छोटे आ रहे हैं। ये पॉइंट O है, इसका मास है m, रेडियस है r। दिस इज रेडियस r। तो बेटा इस पॉइंट O के अबाउट अगर हम बात करेंगे तो इसका I1 क्या लिखने वाले हो? I1 is moment of inertia of disk about an axis passing through center perpendicular to plane mr square by 2। बट इसमें से हम कैविटी वाले पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं, तो जो पार्ट बाहर निकाल रहे हो ना, उसके सेंटर के अबाउट, O डैश के अबाउट ये डिस्टेंस है r/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो पहले। हमें किसके अबाउट है? आई अबाउट ओ पॉइंट यहाँ है, ध्यान से देखो, दिस इज पॉइंट O। तो इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना है तो लिखो इसके अबाउट, फिर यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो दूसरे के लिए क्या लिखोगे? I2, आई अबाउट O जब लिखना है तो क्या लिखोगे? आई अबाउट O डैश प्लस मास ऑफ कैविटी इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, करेक्ट। I2, सो I2 कैसे लिखेंगे? इस O डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, mr²/2 होता है, बट m नहीं पता है। तो अगर ये डिस्क है तो हम सिग्मा अज्यूम कर सकते हैं m/πr², और यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट। तो सिग्मा इज m/πr² इंटू πr²/4, ये कैंसिल हो गया, इसका मास आया m/4। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, अंदर आंसर आ गया। तुम्हें कुछ भी अलग से नहीं करना है, नेगेटिव मास सिस्टम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आएगा। सो आई अबाउट O dash is m, that is m/4 here, r square which is r/2 to the whole square by 2 plus mass which is m/4 d perpendicular distance which is r/2 to the whole square, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा मोमेंट ऑफ, कहाँ गया? किधर गया भाई? किधर चला गया? अच्छा है, सॉरी। हाँ, सो ये प्लस m/4 इंटू r/2 टू द होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 कर देना, दैट इज इट। बट ध्यान रखना, आई अबाउट वो पूछ रहा है, तो जो छोटा वाला कैविटी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट लिखो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास दोनों का सेम रखना है। अंश सिग्मा वाला पार्ट क्या है? सिग्मा वाला पार्ट है बेटा कि जब भी डिस्क होता है, डिस्क में मास जो है वो पूरे एरिया पर बटा होता है।
डिस्क में मास पूरे एरिया पर बटा होता है, एंड इफ मास स्प्रेड्स थ्रू आउट द एरिया यू हैव टू टेक सिग्मा। सिग्मा मतलब मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, जिसके इस सिग्मा से ही तुम कैलकुलेट करेंगे कि जो काट के बाहर निकाल रहे हो पार्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कितना है। करेक्ट। अब I2 यहाँ से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, mr² by 32, देखो mr², 4 4 16/2 प्लस mr² by 16। I2 इज, देखो सर, mr² प्लस 3mr² by 32, नहीं 2mr²by 32, so this is 3mr²by 32। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू रखो, तो आई कितना आ गया, mr²by 2 पूरे का होता, बट जितना पार्ट कट कर रहे हो, उस जो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मच पार्ट अबाउट दिस पॉइंट कॉस 3mr²by 32। तो जब वो उतना पार्ट हम कट कर देंगे, तो अपने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेके जाएगा। क्या हो गया अपने आप कैसे, वो अपने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेके जाएगा। तो यहां से देखो ये कितना आएगा, 32, 32 मतलब 16mr² minus 3, 13mr²by 32 is the answer। I about 2 of the remaining part। कितने लोग सही थे, वेरी गुड नील, नील गॉट द राइट आंसर। ओके पार्थ, नील, श्रेयस, वैष्णव, श्रेय का भी सही था। अर्नब तेरा आंसर रॉन्ग है, तूने 1 नहीं लिखा था। सानिका इट वॉज, देखो 13mr² बेटा, जिसको 5mr²by 16 आता, देखो क्या रॉन्ग कर रहे थे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। अर्नब कैलकुलेशन एरर कुछ नहीं होता, मैं बोल चुका हूँ पहले भी, कैलकुलेशन एरर कुछ नहीं है बेटा, ब्लंडर कर दो चलता है, बट कैलकुलेशन एरर इज नॉट परमिसिबल, प्लीज कीप इट इन माइंड। बिकॉज गिल्ट जब जब भी हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमें क्वेश्चन आ रहे हैं और हम तब भी कैलकुलेशन एरर करके आते हैं ना, तो वो 1 मार्क्स से जब तुम्हारा IIT बॉम्बे रुकेगा तो यू फील, अरे 1 मार्क्स होना चाहिए था, कैलकुलेशन एरर हो गया। वो एरर दूर करना ही हमारा काम है। We should figure out that how to improve ourselves, right? चलो, हाँ I2 गलत होता है इसीलिए दिया था। ओके, तो कैविटी के एक और क्वेश्चन करोगे, कैविटी से एक और करोगे थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा इससे अच्छा करा दो, कैविटी है, कैविटी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अथर्व इज सेइंग नो, व्हाई अथर्व, क्या प्रॉब्लम है, कैविटी आती है आपको, बाकी सब हाँ बोल रहे हैं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सीखना चाहिए। ये डिस्क है, वन सेकेंड, ये डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे। चलो बन गया, समझो वही है, ये बन गया वही वाला, जैसे पीछे वाला डायग्राम है वही है कैविटी। दिस इज अगेन दिस मास एम रेडियस आर, दिस इज योर सेंटर ओ डैश, और ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस फिर R/2 है,
इतना पार्ट हम कट करके यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। बट नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बस आपको करके दिखाना है कि अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर को ऐड करूं जो इसके रिम को टच करता हुआ जा रहा है कुछ इस तरह से, इसका भी सेंटर कॉमन है, और मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, एक ये और कर रहे थे कैविटी वाले, क्योंकि कैविटी इज इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे चलते हैं, जीरो नहीं होगा। डिस्क का रेडियस आर है। बेटा देखो मैं रिपीट करता हूँ, एक पूरा ये डिस्क है, मास एम रेडियस आर लिखा तो है ऊपर, उसमें से एक कैविटी बाहर कर रहे हैं ऑफ रेडियस आर बाई टू, फिर कैविटी वाली जगह पे जो यहाँ खाली जगह बच रही है, यहाँ पे एक स्क्वायर को, स्क्वायर डिस्क है, स्क्वायर प्लेट है, उसको इंसर्ट कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेट को इंसर्ट कर दिया सच दैट ये जो कॉर्नर है वो रिम ऑफ द कैविटी वाला जो डिस्क है उसको टच कर रहा है। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनो। स्क्वायर प्लेट का मास डेंसिटी सेम है, स्क्वायर प्लेट के लिए मास डेंसिटी सेम है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, मास डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट खूब करना है, स्क्वायर प्लेट इज सेम एज डिस्क। अब करो, ट्राई करो, मैं फिर बता रहा हूं क्या करना है, आराम से कर सकते हो। जिस पार्ट को रिमूव कर रहे हो माइनस करो उसको, जिस पार्ट को इंसर्ट कर रहे हो प्लस कर दो उसको, दैट इज इट, ट्राई इट। आ गया बेटा, बता तो रहा हूँ, जब ये सर्कल वाला पार्ट निकाला गया, स्क्वायर वाले पार्ट को इंसर्ट किया गया, किधर दिमाग रहता है, लेक्चर में देखो उन्होंने सब बताया है, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ, देखो कैसे निकलेगा स्क्वायर प्लेट का मास। सबसे पहले ये पूरा सर्कल ले लो, इसके लिए मास m है, दिस इज I1, so I1 is mr square by 2। I hope it is clear to everyone। सिग्मा क्या लिखोगे, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखना क्या प्रॉब्लम्स आती है, माइनस ये जो रिमूव कर रहे हो जिस पार्ट को उसको इधर लिखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हो, चाहिए तो वही लिख सकते हो, O पॉइंट हियर इज O डैश, और इसका मास में m1 लिख रहा हूं, सो m1 वुड बी सिग्मा इनटू एरिया, और इसका एरिया कितना है r/2 है ना, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये तो कैंसिल हुआ,
तो यहाँ से मैं I2 लिखूंगा, अबाउट ओ चाहिए, ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने हर जगह ओ पॉइंट लिख रहा हूं मैं। तो अबाउट ओ कैसे लिखोगे, मास दैट इज m/4 mr²/2 I अबाउट ओ डैश होता है, सो mr²/4 ये I अबाउट ओ डैश प्लस m/4 इंटू r²/4, अभी किया था इसको, प्लस ये स्क्वायर पार्ट ऐड कर रहे हो, अब ये इसको इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर पार्ट ऐड कर रहे हो, तो इसका मास क्या लिखोगे, अगेन इसका मास है m2, तो m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, m2 इज व्हाट, सिग्मा इंटू a। इधर मेरा पॉइंट है o, और इसका जो सेंटर आएगा वो इधर आएगा r/2 पर, तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट इट्स सेंटर इज इक्वल टू ma²/6। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आंसर आ रहा है, ma²/6, बट साइड क्या है वो निकालना है। ये साइड कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बहुत इजीली कर पाओगे, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे, मैं ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दूं या फिर नीचे से ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाइथागोरस ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हें। ये एंगल 90 45 45, करेक्ट। ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइन दे रखा है r/2, दिस इज 45, ये 90, अपने को कौन सा ये हाइट मिल जाएगा तो काम बन जाएगा x लिखो, तो हम लिख सकते हैं 2x/r इज इक्वल टू साइन 45, और x चाहिए अपने को, तो यहां से देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू r/2√2, करेक्ट। तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो r/√2, या चाहिए तो बड़ा वाला पूरा पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो ये साइड है r/√2। हाँ, तो ये साइड है r/√2, तो I3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके अबाउट लिखना है तो इसको हम O डबल डैश लिखते हैं, तो I अबाउट O डबल डैश इज क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि I अबाउट O डबल डैश प्लस m2 इंटू r/2 टू द होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसी को सॉल्व करना है, सिग्मा इज m अपॉन पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो r²/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो I3 इधर हम लोग लिखेंगे, मास ma²/6 होता है, तो मास दैट इज m अपॉन 2 पाई इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है r/√2, ma²/6 प्लस m/2 पाई r²/4, I3 यहां से आ जाएगा। अब I नेट लिखना है तो अब मैं नहीं करूंगा, अब आगे आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन मत करना। I1 वाला टोटल पार्ट है, ये कैविटी वाला पार्ट यू आर रिमूविंग आउट, तो माइनस कर दो, ये स्क्वायर प्लेट इंसर्ट कर रहे हो तो प्लस कर दो। आई होप आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही इतना है, समझ आ रहा है सबको, नोट इट डाउन, मेरे हिसाब से आना चाहिए सबको, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
डन। ओके 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 श्रेयस, तो ये भी एक पार्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सबसे डिफिकल्ट ये जो रिमूवल वाले पार्ट होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कैविटी प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बाकी इतने कंफ्यूजिंग होते नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर इजी टू सॉल्व, ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आगे आते हैं, और आगे अगर चलो तो इसके आगे भी है बेटा, इसके आगे क्या है, टॉर्क। टॉर्क के बारे में सब लोग जानते हो? हाँ वेरी गुड। टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और ये होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। टॉर्क होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है। हाँ, टर्निंग इफेक्ट। देखो जो फोर्स होता है वो लीनियर मोशन के लिए होता है, और जो टॉर्क लगाओगे वो रोटेट करता है बॉडी को। टॉर्क क्या करता है, रोटेट करता है बॉडी को। ठीक है, तो एक तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू और आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। आर वेक्टर होता है, अच्छा सबको मैंने बता रखा है, एक बार शायद मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक लेक्चर हुआ था ऑनलाइन, और उसमें मैंने तुम लोगों को बताया टॉर्क के बारे में। टॉर्क नहीं मींस फोर्स की कुछ क्वालिटीज आपको बताई थी मैंने। वो क्वालिटीज हम लोग दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई भी फोर्स है तो फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। जो पहला पॉइंट है फोर्स में, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, तो फर्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का। द सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन कितना किधर है फोर्स का। एंड द थर्ड पॉइंट, वेरी गुड डी, द थर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द थर्ड पॉइंट वुड बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस अद्वैत, हाँ करेक्ट, एक्सप्लेन किया था ना मैंने। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये बॉटल है, ये बॉटल है। अगर मैं इस, मान लो ये भरा हुआ है, मैंने यहाँ फोर्स लगाया बीच में इसके सेंटर पे, जैसे सिरा चलेगा, 5 न्यूटन फोर्स। सेम 5 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखो डायरेक्शन भी सेम है, राइट में लगा रहा हूँ मैं ऐसे फोर्स, और ये मूव कर रहा है सीधा, और सेम 5 न्यूटन फोर्स मैं इस पॉइंट पर लगा रहा हूँ। अब ये मूव नहीं कर रहा है, अब ये रोटेट कर रहा है। तो कोई भी फोर्स है तो फोर्स में तीन चीजें देखते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स के लिए डायरेक्शन कितना है, एंड द थर्ड पॉइंट इज एट विच पॉइंट यू आर अप्लाइंग योर फोर्स। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हो ना किसी पार्टिकल का, so due to the change in point of application, what happened, जैसे ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करोगे, हाँ वेरी गुड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से क्या होता है कि पार्टिकल का रोटेशनल इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टॉर्क है, टॉर्क फोर्स का कौन सा एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर बेसिकली ये डिपेंड करता है। टॉर्क किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट, टॉर्क इज व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आर वही चीज है, आर इज व्हाट, आर इज पोजीशन वेक्टर। कीप इट इन माइंड, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। ब्रैकेट में लिख दो, हेड ऑफ आर वेक्टर should be directed, head of r vector should be directed to the point of application of force head of r vector should be directed to the point of application of force directed along में लिख देना,
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिख दो, इसको अच्छा लगेगा। और जो 10 होता है ना, या ऐसा लिखो, ओरिजिन ऑफ आर वेक्टर, origin of r vector is point of application. origin क्या होता है? point of application. and as we all know, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायरेक्शन तो हो गई, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल यूज करके, करेक्ट। आओ देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। दिस इज पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है ओ, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। जब बेटा टॉर्क अबाउट ओ लिखने जाओगे ना, तो डू वन थिंग। टॉर्क अबाउट ओ लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्या है? आर इज द लाइन मींस पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। मतलब आर ये लाइन है और इसके लिए ये डायरेक्शन। दिस इज आर वेक्टर। एफ वेक्टर इज गिवन, तो टॉर्क हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। क्या लिखते? आर क्रॉस एफ। मान लो ये आर ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम मैग्नीट्यूड जब ये टॉर्क वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आर एफ साइन थीटा। कहां से आया ये? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हमने वहां से ये टॉर्क लिखा है आर एफ साइन थीटा। एंड इफ वी टॉक अबाउट, मेरे साथ सब लोग करेंगे। हाँ वेरी गुड श्रेयस, मेरे साथ सब लोग। वेरी गुड नील। अब मेरे साथ सब लोग डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल में कैसे लिखते? आर क्रॉस एफ है ना, तो स्ट्रेच योर फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। मेरे साथ अपनी स्क्रीन पे सब लोग रखेंगे हाथ। आर वेक्टर इज दिस, स्ट्रेच योर फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। नाउ कर्ल योर फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ एफ। तो एफ किधर है? ऐसे दिख रहा है, आर एफ, आर एफ। You can see thumb is indicating inside. Thumb is indicating inside. So the direction would be inside, और inside को हम क्रॉस से दिखाते हैं। ये डायरेक्शन होता है inside मतलब क्रॉस, outside मतलब डॉट। Is it clear to you all? किसी को डाउट है? आर क्रॉस एफ का बेसिक यूज करते हैं केवल हम वैल्यूज ही कैलकुलेट करने के लिए। Okay, R cross F is used to get the direction only. Sorry, R cross F is used to get the direction only. Now, if we talk about the magnitude, तो magnitude के लिए values change होती रहती है, right? So magnitude ऐसा लिखने जाएंगे तो it is going to be difficult for us. तो हम इसकी जगह पे क्या करते हैं? देखो, ये तो टॉर्क के लिए बेसिक हो गया, यूनिट है न्यूटन मीटर, you all know. टॉर्क के लिए कुछ अलग, जैसे मैग्नीट्यूड अकेले लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम बेसिकली ये फार्मूला यूज करते हैं, आर परपेंडिकुलर एफ, या फिर एफ आर परपेंडिकुलर। आर है क्या? आर परपेंडिकुलर इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन point of rotation and line of force.
लाइन ऑफ फोर्स का मतलब समझ रहे हो? जैसे यही क्वेश्चन है, मुझे केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, ये देखो ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है r वेक्टर, इधर फोर्स लगा दिया है, ये पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो मैं ये r क्रॉस f नहीं करने वाला हूँ, मैं लाइन ऑफ फोर्स बनाऊंगा। लाइन ऑफ फोर्स कौन सा है? देखो ध्यान से, ये पूरा लाइन ऑफ फोर्स है, करेक्ट। अब इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये फिर से थीटा, तो r का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा, दिस मच कंपोनेंट वुड बी r sin थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r परपेंडिकुलर हो गया r sin थीटा एंड f, देखो r f sin थीटा डायरेक्टली लिख सकते हो, तो हम यहां से r परपेंडिकुलर f भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग इट? हाँ, r sin थीटा इनटू फोर्स। तो ये टॉर्क के लिए कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, तो ये टॉर्क होता है। एक क्वेश्चन करते हैं टॉर्क पे, फिर आगे हम लोग कपल टॉर्क करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे। नोट इट डाउन। कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक सो यू गाइस हैव डाउट। कबीर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेटेज कितना है? बेटा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली वेटेज की बात करोगे तो कभी एक क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, तुम्हारे लक पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे टॉपिक बनते हैं। जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही हम टॉर्क निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना नहीं आता है तो टॉर्क नहीं निकाल सकते, ठीक है? हाँ, ओवरऑल क्या वेटेज? प्रतीक, ओवरऑल रोटेशनल का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर हम जेई की बात करें तो ओवरऑल रोटेशनल बहुत ज्यादा वेटेज लगता है। इनफैक्ट अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट भी बहुत ज्यादा वेटेज लगता है, क्योंकि डब्ल्यूपी, सीओएम और रोटेशन, ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा वेटेज लगते हैं पेपर में। कोई भी पेपर हो रहा होगा 12th स्टैंडर्ड पर, तो इवन सीईटी में भी ये रोल प्ले करता है। तो 12th स्टैंडर्ड के लिए कोई भी पेपर हो रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर वो साइंस स्ट्रीम के लिए है, फिजिक्स वहां पे है, तो रोटेशनल विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? चलो, ये हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, फिर आगे बढ़ जाएंगे और भी करेंगे क्वेश्चंस, या फिर जो आप लोग बोलोगे वो करेंगे, कपल्स कर जाएंगे फिर। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन वर्टिकल प्लेन, ये क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ mass m is released in vertical plane from a point P at x is equal to x naught, at x is equal to x naught on parallel to the y axis. कैसा है ये? on parallel to the y axis. Find the torque on the particle at a time t about origin.
कुछ लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलो सर, लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलो, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज में ही क्वेश्चन दे दिया कि लैंग्वेज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। A particle of mass m is released in vertical plane from a point P at x is equal to x naught। कहां से फेंका है मैंने? x is equal to x naught से। मतलब ये देखो, ये वर्टिकल प्लेन है, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। यहाँ एक पॉइंट है x is equal to x naught, ये पॉइंट है हमारा x is equal to x naught, करेक्ट। और वो कह रहा है कि यहां से मैंने इसको पार्टिकल ऑफ रिलीज्ड, अब यहां से रिलीज करोगे तो ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, इस तरह से नीचे आ रहा होगा। वो इस ओरिजिन के अबाउट इसका टॉर्क पूछ रहा है, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ओके ओके, आंसर भी आने लगा है। चलो देखते हैं। एट एनी टाइम टी, इट इज आस्किंग ना, तो एनी टाइम टी की बात करोगे तो किसी भी टाइम टी पर पहुंचो, तो टाइम टी पर इधर पहुंच गया मान लो, तो फोर्स कितना काम कर रहा है? फोर्स इज mg, एम आई राइट? कहीं भी जाओ। ओके यस, यस का आंसर आया है। उन्नति, ओके मनस्वी, वैष्णव, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और सब लोग सही हो। टाइम टी के साथ टॉर्क देखोगे तो टॉर्क वेरी कर ही नहीं रहा है, बिकॉज फोर्स इसके ऊपर mg काम कर रहा होगा, एंड दिस mg इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन चाहिए तो इन दोनों को किसी टाइम t पर ऐसे मर्ज करो, ये r वेक्टर है, जरा मुझे बताओ डायरेक्शन कैसा। स्ट्रेच योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, कर्व इट टुवर्ड्स वेट, मतलब फोर्स, तो फोर्स के अबाउट कर्व करोगे, देखो ऐसे इनसाइड, तो टॉर्क जो है ना उसके डायरेक्शन तो मिल गया, ये इनसाइड है, इनटू द पेज, वेरी गुड, माइनस के कैट, ये भी सही है, वेरी गुड। अब हमें चाहिए टॉर्क के लिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो इजीली लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करोगे? लाइन ऑफ फोर्स, तो ये पूरा लाइन ऑफ फोर्स ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, तो ये डिस्टेंस x नॉट, सीधा लिख दो, फोर्स इनटू x नॉट। क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है? सिद्धिका, व्हाट हैपेंड? आर वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आर वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट, किसी टाइम t पर यहां पहुंच रहे हो तो कैलकुलेट वर्टिकल डिस्टेंस y, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, t टाइम में y कितना चलोगे? हाफ gt स्क्वायर, सो आर वेक्टर वुड बी रूट ओवर x नॉट स्क्वायर प्लस हाफ gt टू द होल स्क्वायर। आर वेक्टर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आर वेक्टर लिखना अभी, इसलिए मैंने आर वेक्टर की कोई बात करी ही नहीं। ओके ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है कपल टॉर्क, या कपल बोल लो। तो कपल आप लोग समझ रहे हो, वो वाला कपल नहीं है। हाँ, कहाँ चला जाता है नहीं। हाँ, तो नया पॉइंट है कपल। कपल टॉर्क क्या होता है सबको पता है, सबने पढ़ाया होगा, मैं अच्छे क्वेश्चन से कराना चाह रहा हूँ सीधा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे करके। यस, दिस टॉर्क इज कांस्टेंट। तो अगर हम कपल की बात करेंगे ना, तो कपल क्या होता है? पाथ, आई थिंक यू नो अबाउट द कपल, बता क्या है कपल? कपल इज बेसिकली टू इक्वल, हाँ,
a pair of forces acting in two different directions, right? A pair of forces, हाँ इसलिए तो पूछा उससे, हाँ, a pair of forces acting on two different directions. इधर मान लो एक फोर्स को मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे F, एक दूसरा फोर्स में इधर अप्लाई कर रहा हूँ F, दो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, तो इन दोनों फोर्सेस को देखोगे, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हाँ इक्वल होंगे दोनों, हाँ टॉर्क डबल, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट हुए तो हम क्या बोलते हैं, कि हम बोलते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, ये कपल टॉर्क है, दोनों टॉर्क को बोलते हैं कपल। कपल टॉर्क के इंपॉर्टेंस याद रखना, ये सेंटर ऑफ मास है, द होल लेंथ इज एल। कपल टॉर्क में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब भी कपल टॉर्क होएगा, सो एफ नेट शुड बी जीरो, दिस इज द कंडीशन इन कपल टॉर्क, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी जीरो, इट हैज टू बी, but it does not mean torque is zero. एक ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि a pair of equal and opposite, हाँ मोमेंटम कंजर्व होता है बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। आगे हम लोग ये भी बात कर लेंगे, तुम लोग बात आगे बढ़ा दो तो सुन लो, एफ नेट जीरो है, इट मींस मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, बट टाउ नेट जीरो नहीं है, so angular momentum is not conserved. करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है बट मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि two equal and opposite forces are acting on a body, two equal and opposite forces are acting on a body, then the body is in equilibrium, ध्यान से सुनना, then the body is in equilibrium, the very first question, again I am repeating, if two equal and opposite forces are acting on a body, then the body is in equilibrium, ये false है। अगर वो बोलता है कि then the body is in translational equilibrium, then it is correct। मैं लिख देता हूँ सारे यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स पॉसिबल है, नीट में बहुत आते हैं ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, तो नीट वाले इसको फोकस करेंगे। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बहुत सारे बार आते हैं, देखो जरूरी नहीं यही है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आता है। क्या कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस two equal and opposite forces are acting on a body, then body is in equilibrium. This statement is false. नहीं, ऐसा नहीं है। This sentence is false because ये तो यही चीज है ना, टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। एफ नेट जीरो है बट टाउ नेट जीरो नहीं है, और जब तक टॉर्क जीरो, अभी तक हम पढ़ रहे थे एफ नेट जीरो कर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में, नहीं अब रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो तो टॉर्क क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो भी तो फोर्स ही है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी आगे पीछे भी नहीं हो रही है, बॉडी अपनी जगह पे घूम भी नहीं रही है, दोनों इक्विलिब्रियम चाहिए। बट अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस काम करोगे, अप्लाई करोगे, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ नेट और टॉर्क दोनों जीरो हो जाए। देखो इस कंडीशन में एफ नेट इज जीरो बट टाउ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट।
तो ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में फिर से लिख रहा हूं, सेम है। इफ टू इक्वल and opposite forces are acting on a body, then body will be in translational equilibrium. अच्छा, आपको ये तो पता है ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, ये समझो। अच्छा लेक्चर में मतलब जो आप पढ़ चुके रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ, और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने आया हूँ, बट रोटेशन में कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट से आपको समझ आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या चीज है। क्वेश्चन ही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ही हैं, पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट है तो क्वेश्चन ही। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन वाले मोशन, ये नहीं हो रहे, रोटेशनल हो सकता है। तो यस, यहाँ देख लो एफ नेट 0 है। जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलता है तो इसका मतलब होता है एफ नेट 0 होना। देखो एफ नेट 0 हो रहा है कि नहीं, कपल जो भी कपल अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी पर, तो देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कपल टॉर्क अप्लाई करने से क्या होता है, कभी भी कपल अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग अ कपल ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, देन बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। थर्ड, द सेम क्वेश्चन देख लो, मैं कितनी वैरायटी देने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ये सारी वैरायटीज है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस are acting on a body, then body may be in इक्विलिब्रियम। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स? थर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3, ओके नील, इट्स करेक्ट। व्हाट अबाउट एल्स? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रू। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ हो जाता हूँ। इतने सारे लोग जब बोलोगे कोई एक ही बात तो मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसके अंदर जोड़ के फिर खत्म करूंगा इसको। दिस इज ट्रू, बट द क्वेश्चन इज इफ ट्रू व्हाई? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। इफ ट्रू देन व्हाई? कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज हाँ देखो, ये तो एक जनरल केस है, बट एक स्पेशल केस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक्सिस से ही पास करे बेटा, कि एक फोर्स मैं इधर लगा दूं, एक फोर्स मैं इधर लगा दूं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दिख रहा है? बट दोनों का जब टॉर्क लिखोगे ना किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो टाउ नेट इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, और ऑफ कोर्स एफ नेट 0 होगा ही। देखो इस केस में, ये जो केस है, जब दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं, तब इनका टाउ नेट भी 0 होता है, और मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो जाए दोनों फोर्सेस का, तो टाउ नेट और एफ नेट दोनों 0 होता है। तो इस केस में ये वैलिड है, इस केस में ये क्या है, वैलिड है। नोट करो।
हो गया। सर एफ को दूसरी एंड पे लगा दे तो रोटेट होगा। हाँ, एफ को दूसरे एंड पे लगा देंगे तो रोटेट होगा, तब तो ये पहली वाली कंडीशन हो जाएगी मेरे भाई, ये तो पहले ही कर रखा है। तो मैंने ये कंडीशन जस्टिफाई करी है इसके लिए। ये कह रहे हैं ना मे बी, तो ये मे बी कंडीशन के लिए मैंने जस्टिफाई करी, जो भी चीजें हुई है वो मे बी के लिए हुआ है। समझा? ओके, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो सीसॉ देखा है ना? क्या हो रहा है? ऐसा एक सीसॉ है, दो बच्चे हैं, क्या जो सीसॉ है ना, ये डिस्टेंस है इसका 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है ये? 5 मीटर। अब मैं क्वेश्चन ही लिख दूं क्या? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। टू स्मॉल किड्स, देखो इसके एप्लीकेशन कैसे आते हैं। टू स्मॉल किड्स weighing 10 kg and 15 kg 10 kg and 15 kg respectively and they are trying to balance a seesaw. They are trying to balance seesaw of total length 5 meter. Total length 5 meter with the fulcrum at center. मतलब इधर है हमारा फुलक्रम, मतलब यहां से ये बधा हुआ है। ऐसे तो होता है ना, एक बंदा इधर बैठता है, एक बंदा इधर बैठता है, तो एक नीचे एक ऊपर भागता है। करेक्ट? विथ फुलक्रम एट सेंटर। If one of the kids is sitting at one end, if one of the kid is sitting at an end, then what will be the location where should the other sit? ऐसे लिखो। ध्यान से देखना, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब है कि पार्टिकल, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आंसर आ गया फलक्रम से, वेरी गुड। 5/3 का मतलब 1.67। यस, करेक्ट। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। मैं फिर जिनको नहीं आया उनके लिए देखो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो छोटे बच्चे हैं, सबने देखा होगा, वेरी गुड नील, सबने देखा होगा कि ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये मस्ती करते हैं, शरारती होते हैं। हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी मस्ती करते थे। क्या होता है ना कि एक इधर बैठा है, दूसरा अगर कॉर्नर पे बैठेगा तो जो भारी है ना 15 kg वाला, वो दूसरे वाले को ऊपर ही रखेगा हमेशा। बट वो दोनों बैलेंस करना चाह रहे, तो बैलेंस कर। अरे वाह अमन, मुझे नहीं पता तुम संस्कारी नहीं थे। मैं तो नहीं था संस्कारी, तुम लोग थे, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो 15 and 10, तो अगर जो 15 और 10 वाली बात कर रहा है, क्या लिखा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया? नहीं, ठीक है। एक बंदा अगर कॉर्नर में बैठा, दूसरे बंदे को कहाँ बैठना है वो तुम्हें बताना है। बहुत इजीली कर पाओगे ये 1.67। देखो मान लो ये वाला बंदा कॉर्नर पे बैठा है, तो ये डिस्टेंस होगा 2.5। और बैलेंस करने का मतलब है कि एफ नेट शुड बी 0
टाउ नेट ऑल्सो शुड बी 0। नेट फोर्स तो वैसे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स से वो नीचे मान लो भारी वाला जितने फोर्स से उसको नीचे दबा रहा होगा, हल्का वाला उतने फोर्स से ऊपर उठा रहा होगा, तो नेट फोर्स तो 0 होता है। टाउ नेट 0 कर दो। टाउ नेट 0 कैसे कर सकते हैं सर? तो मान लो ये बंदा इधर बैठा है x डिस्टेंस पर, यही x निकाल, कैसे लिखोगे? दो लोग है ना, कितना कितना है, 10 एंड 15 आ गया। हाँ, तो मान लो 10 kg वाला इधर बैठा है, दूसरा वाला 15 वाला इधर है, कहीं भी किसी को मान लो, तो इधर क्या आएगा, mg विच इज 100, अगेन mg 150। अब ध्यान से देखना, इस वाले बच्चे के लिए देखो मजा आ जाएगा, तुम्हें समझ जाओगे तुम। दिस इज योर फलक्रम। अब है समझो एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या ये एफ नेट 0 आएगा इधर? ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, क्या ये एफ नेट 0 आया? नहीं आया। तो ये बैलेंस कर रहा है, मतलब ऐसा बोलोगे कि इट वुड बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसा रहेगा ये? ट्रांसलेशनल में। तो बैलेंस करना है तो टाउ नेट को 0 कर दो, एफ नेट 0 करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स आ रहा है 100 न्यूटन, ये डिस्टेंस है 2.5 मीटर। मुझे टॉर्क लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, तो इसके अबाउट लिख रहा हूं मैं, ओ के अबाउट। तो देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द प्लेन है डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज व्हाट? आउट ऑफ द प्लेन, बाहर जा रहा है प्लेन से। फिर से देख लो, आर एफ आउट ऑफ द प्लेन, और लाइन ऑफ फोर्स तो यही है। तो पॉइंट ओ के अबाउट ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ फॉर ए। तो यहां से आ गया ये 250 न्यूटन मीटर। दूसरा बंदा इधर है, ऐसे बड़ा है, इधर है 150, ये डिस्टेंस है x। अब देखो जरा आर क्रॉस है, आर क्रॉस है, आर क्रॉस है, ये बी पॉइंट ले लो, तो ये अंदर की तरफ है, ये किधर आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। और इसका जो टॉर्क लिखोगे O फॉर बी, टॉर्क अबाउट O विल बी x into 150 r perpendicular f, but this is what? Into the plane. इन दोनों को बैलेंस होना है, वैसे भी बैलेंस होने देखोगे कि टाउ नेट 0 करना है अपने को, ऐसे यहां लिख लो। तो देखो 250 आउटवर्ड है तो इसको प्लस रखो, माइनस 150x ये इनवर्ड है, इज इक्वल टू 0। करेक्ट? अब इसको सॉल्व कर लेना। हाँ वेरी गुड। तो यहां से 250 इज इक्वल टू 150x, 0 0 कैंसिल, x है। तो अगर एक बंदा कॉर्नर पे बैठता है बिल्कुल एक्सट्रीम पर, तो दूसरे को कहाँ बैठना होगा? 5/3 सेंटीमीटर पे, एकदम कॉर्नर पे नहीं बैठना है। नोट कर लो, आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, नोट इट।
डन हो गया बच्चों। 5 मीटर के बाद क्या लिखा है, विच द फलक्रम एट सेंटर। डन हो गया होगा आई होप तो। ओके तो आगे चलते हैं अभी। What is going on? 1 second, huh? ओके तो ये और क्वेश्चन के लिए टॉर्क पर, टॉर्क एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, टॉर्क इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो एक, मैं पहले इधर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप ट्राई करना फिर से। अ बीम ऑफ वेट W supports a block a beam of weight W supports a block of weight W, दोनों W है भाई। The length of the beam is L and weight at a distance L by 4 from the left end of the beam. Weight is at a distance of L by 4 from the left end of the beam. अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, डरना नहीं है बस। The beam rests on two rigid supports at its ends. Find the reaction of the supports. डायग्राम में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे डायग्राम आप बना सकते थे। इधर वेट है W, दो एंड पे सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट लगा हुआ है, एक सपोर्ट इधर लगा हुआ है। टोटल डिस्टेंस L,
L/4 पर यहाँ एक हमारा वो वेट W रखा हुआ है इस पॉइंट पे। ट्राई करो, यू ऑल्सो ट्राई। अनुज क्या हो गया, हैंड रेस क्यों कर रहे हो? वेरी गुड जूही, ट्राई करो एक बार इसको। सब कुछ जीरो कर दिया पार्थ, ट्राई तो करो। आंसर क्या आ रहा है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट, ट्राई इट प्लीज। हो गया, हो गया भाई, आंसर दिखने लगा है कुछ लोगों का, बाकी लोग भी भेजो। वेरी गुड, आंसर आने लगा लोगों का, फटाफट से भेजो। क्या हो गया, अभी कम आंसर ही आए, इतने लोग बैठे हो, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है बेटा। चलो हम लोग मिलके करते हैं, हम लोग मिलके करते हैं। A beam of weight W supports a block of weight W. The length of beam is L and weight is at distance L/4 from the left end of the beam. The beam rests on two lead supports at its end. Find the reaction of the supports. तो जो सपोर्ट है इनका रिएक्शन कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये बीम है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है एंड दिस मच डिस्टेंस वुड बी L/2। इधर हमारा एक वेट लग रहा है, ये डिस्टेंस है L/4, इधर फिर से एक वेट दिया है, इधर जो मेरा सपोर्ट है वो एक नॉर्मल दे रहा होगा, से दिस पॉइंट इज ए, सो दिस इज Na। इधर भी मेरा एक सपोर्ट लगा है, ये नॉर्मल दे रहा होगा, से दिस पॉइंट इज बी, सो Nb। So from translational equilibrium, since the block is at rest, तो बोल रहा था the whole system is at rest, रेस्ट में है तो एफ नेट जीरो होना चाहिए और टाउ भी जीरो होना चाहिए। जब मैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो ध्यान से देखो क्या लिखना पड़ेगा मुझे। एफ नेट जीरो करने के लिए ऊपर वाले फोर्सेस दैट इज Na प्लस Nb, it should be equal to downward force that is 2W. Equation 1. This is equation 1. Now from, तो एक तो इक्वेशन यहां से बन गया, अरे यार बोर्ड ठीक नहीं चल रहा है, हाँ, तो इक्वेशन 1। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन कहां से बनाएंगे? एक तो यहां से बन गया, अब टाउ नेट को जीरो कर दो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, रेस्ट में रखना है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टाउ नेट को जीरो कर दो। बट ध्यान रखना
टाउनेट किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो करोगे, आंसर वुड बी सेम, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज टॉर्क सारे पॉइंट के अबाउट यहाँ पे रोटेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये बैलेंस हो गया। तो ये हो गया दूसरा। देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू कि कहाँ करना चाहिए टॉर्क। हमेशा जो वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, एन ए एन बी, तो टॉर्क उस पॉइंट पे लो, एंड्स पे ले लो, क्योंकि दो नॉर्मल है, किसी एक एंड पे लोगे तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा एक नॉर्मल को कैंसिल करने को सोचते हैं। तो मैं टॉर्क इस पॉइंट पे ले लेता हूँ, एट पॉइंट ए। तो मैं ऐसे लिखूंगा, टॉर्क ऑफ एन ए प्लस टॉर्क ऑफ डब्ल्यू, अगेन टॉर्क ऑफ डब्ल्यू, टॉर्क ऑफ एन बी, ऑल दिस शुड बी जीरो। तो बेटा एन ए जो है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है, एन ए सेम पॉइंट से पास हो रहा है। वेरी गुड, सो हम नाउ इट इज करेक्ट। सो एन ए इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये जीरो। डब्ल्यू का टॉर्क देखो ये वाला, आर एल बाई फोर एफ, अंदर की तरफ है, इसका भी फोर्स अंदर है, इसका भी फोर्स अंदर है, करेक्ट? नहीं, इसका फोर्स बाहर है, क्योंकि ये फोर्स एफ ऐसा जाए अपवर्ड ना। तो आर क्रॉस एफ, एफ की नॉर्मल की डायरेक्शन में लेना होता है ना, फोर्स की डायरेक्शन में अपने हाथ को, फिंगर को कर्व करना होता है। तो डब्ल्यू का टॉर्क जो है वो नीचे है। हमेशा ध्यान रखना, टॉर्क जो इनवर्ड होता है ना, इनवर्ड टॉर्क को नेगेटिव ले लिया करो। वैसे ले किसी को भी कुछ भी सकते हो, बट अपने कन्वेंशन के लिए याद रखो, इनवर्ड को नेगेटिव। तो माइनस, ये लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई फोर। सो एल बाई फोर इंटू डब्ल्यू, इसका फिर से माइनस एल बाई टू इंटू डब्ल्यू, प्लस एनबी के लिए टॉर्क क्या लिखोगे, एल इंटू एन बी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से आएगा एन बी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई फोर प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, एल 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 कैंसिल हो गया। फ्रॉम योर एन बी यू विल गेट फोर एलसीएम, तो डब्ल्यू टू थ्री डब्ल्यू बाई फोर, तो एन बी मिल गया अपने को। एंड वंस यू हैव एन बी, सब्स्टिट्यूट इट हियर, सो एन ए प्लस एन बी इज थ्री डब्ल्यू बाई फोर is equal to 2W. Na would be 2W minus 3W by 4. 4 2 जा 8 minus 3, 5W by 4. तो देखो ये एक एप्लीकेशन हो गया टॉर्क का। आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों का लास्ट में आंसर भी सही आने लगा था, लाइक जूही जोशी का आंसर सही था, वेरी गुड धनंजय इस वाज करेक्ट। सोहम का आंसर सही था, उसके पहले जूही का आंसर था, पहले वाला भी आंसर सही था, इंटरचेंज कर दिया था एनए और एनबी में, नो प्रॉब्लम। तो किसको कहां से सॉल्व कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट था, बाकी लोगों के भी आंसर्स आने चाहिए। आई होप टॉर्क क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। एक और करा दो। आई एम डाउटलेस, वेरी गुड अनुज। मुझे डाउट नहीं आ रहा है, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी इसलिए नहीं आया। ओके अभी ठीक हो गया ना सॉल्व? ओके ओके। वो क्वेश्चन जिसमें एक साइड से पर्सन जंप करता है द बीम गेट्स सम ओमेगा, वो क्वेश्चन कैसे होंगे? अरे वो क्वेश्चन एंगुलर कंजर्वेशन से होते हैं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करना पड़ता है अनुज। मेरी ज्यादा चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर ले। सर समझा बट खुद से नहीं आया। अच्छा सोल्यूशन समझा खुद से, अब आएगा ना, यस धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं आता एक बार में। मैंने स्वयं पे नेट जीरो किया।
अर्नब तब भी आंसर वही आएगा, सीओएम पे नेट जीरो करोगे तब भी आंसर वही आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। तुम्हारा लो अब बस हुआ। अनुज यार क्या कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो से यहाँ से एक बार देख लो इसी को, सेंटर ऑफ मास से ले रहा था कोई, सेंटर ऑफ मास से देखो ये भी आसान ही है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, तो ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस था L/4, इधर एक Na भी लग रहा है, इधर N भी लग रहा है, तो देख अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेगा तो इसका टॉर्क तो जीरो, जो W है, W का टॉर्क देख अभी, ये आउटवर्ड आ जाएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में, W का टॉर्क आउटवर्ड, तो आउटवर्ड W का टॉर्क पॉजिटिव लिखना है, कितना डिस्टेंस है L/2 माइनस L/4, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है L/2 माइनस L/4, तो 2L माइनस L/4, तो ये भी डिस्टेंस L/4 है, तो हम लिखेंगे WL/4 डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका जीरो हो गया, इसका टॉर्क लिखोगे Na का तो माइनस में आएगा, माइनस NaL/2, इसके लिए टॉर्क लिखोगे तो इसका टॉर्क कैसा आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस NbL/2 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां से इसको और सॉल्व कर सकते हो, मैं इसी लाइन को, ये सेकंड मेथड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जो जीरो करना चाहता है उसके लिए, तो इसको लिख सकते हो WL/4 इज इक्वल टू NaL/2 माइनस NbL/2, 2 2 जा 4, तो एक इक्वेशन यहां से आ गया NaL माइनस NbL, Na यहाँ से LL भी कैंसिल हो गया ना, Na माइनस NB, तो यहाँ से आया W/2 इज इक्वल टू Na माइनस NB, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो देखो NB और NB कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2Na इज इक्वल टू 2W प्लस W/2, कितना होता है 2W प्लस W/2, 5W/2, Na कितना आ गया 5W/4, देखो यहाँ भी तो Na वही आया था 5W/4, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे देर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट के अबाउट लिखना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। थोड़ा आंसर सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं क्वेश्चन को अगर करना चाहे तो, बट हम टॉर्क लिखना पसंद करते हैं ऐसे पॉइंट के अबाउट जहां से मैक्सिमम फोर्सेस जीरो हो जाए, जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस जीरो हो जाए, करेक्ट। नाउ टेल मी डू यू गाइस हैव ए डाउट। हाँ, अगर हिंज होता है ना तो इसीलिए हम लोग हिंज रहता तो हिंज के अबाउट लिख देते हैं, बिकॉज हिंज पे दो 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 तरह के नॉर्मल्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जब हिंज के अबाउट टॉर्क लिखते हो तो हिंज से जो नॉर्मल लग रहा है उसका टॉर्क जीरो हो जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं होता लिखने का, मतलब हमें फायदा मिल जाता है उसका, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, ठीक है, चलो अभी 2 3 मिनट बच रहा है, आज कुछ करते नहीं है और नया, आज के लिए बस ना, अगर इसको नोट कर चुके हो देन यू कैन लीव नाउ, बाय बाय, बाय बेटा बाय, बाय मनल, बाय अभिजीत, बाय अर्णव, ओके दिया, बाय, बाय श्रेय, चलो यू कैन लीव नाउ, बाय बाय, हाँ अनुज बाय, थैंक यू अथर्व, ओके थैंक यू अद्वित, गुड नाइट सर, हाँ रखते हैं रखते हैं,
अमन सर क्या लिख रहे हो ये? अमन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाय बेटा। थैंक यू धनंजय। मजा आएगा, पढ़ोगे तो मजा आएगा। बात वैष्णव एंड मानस। अब क्यों भाई, क्यों मारना है किसी को? थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू अमन। सर गुजराती में बाय मीन्स औजू। ओके अमन। अच्छा मुझे नहीं पता है। थैंक यू। अनुज तू अब कुछ मत बोल, अब तू जा। बाय। तो मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग अभी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू तक्षक। बाय बेटा।